अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 537वां सबक है। मोहतरम बुज़ुर्गों, हमारे मुल्क के अंदर ये जो खाने पीने की चीज़ें हैं, ज़रूरियात की चीज़ें हैं, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल ही नहीं। अभी आप देखो, हमारे घरों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाली जो चीज़ है प्याज, यानी जिसे कांदा भी कहते हैं। मुझे तो हैरत हुई, रात में मैंने न्यूज़ में देखा, क्योंकि मुझे ख़ुद को भी पता नहीं था उसकी कीमत इतनी 7वें आसमान पे पहुंच चुकी है। वो बताने लगे कि कांदा बाज़ इलाक़ों के अंदर 60 रुपये किलो तक पहुंच चुका है। 60 रुपये क्यों? मुझे हैरत इसलिए हुई कि सिर्फ़ एक महीना पहले वो 10 रुपये किलो बिक रहा था। अच्छा, 2-3 महीने पीछे अगर आप जाएंगे तो मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र के कुछ इलाके जहाँ पर प्याज की कसरत से पैदावार होती है, वहाँ पे कोई ख़रीदार नहीं। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर हज़ारों कुंटल वो प्याज बारिश में सड़ के ख़राब हो गई। मार्केट में बेचने के लिए जाने लगे, 50 पैसे किलो, तो लोगों ने रोड के किनारे पे लाके डालना शुरू किया। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के एक मिनिस्टर ने कि प्याज की कीमत बढ़ाओ, ये मुद्दे को लेकर वो बेचारे ने अपने पीठ के ऊपर, अपने कंधे पर एक 25 किलो की प्याज की थैली लेकर वो सीधा सीधा वहाँ के विधानसभा में ही चला गया कि प्याज की कीमत क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं बोल के। ये सिर्फ 3 महीने पहले की बात है। यहाँ तक कि फिर हमारे महाराष्ट्र के शेतकरी और किसान लोगों ने रोड के किनारे पे खड़े रहकर मुसाफिरों को 2 रुपये किलो और 5 रुपये किलो बेचना शुरू किए। इस तरीके से उन्होंने अपनी प्याज के स्टॉक को ख़त्म किया। हैरत की बात है, वही मुल्क, वही सरज़मीन, वही इलाके, 3 महीने में प्याज की कीमत 7वें आसमान पे 60 रुपये किलो। मतलब क्या प्याज हम लोग जापान से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या प्याज हम लोग साउथ कोरिया से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या यूएसए से एक्सपोर्ट कर रहे हैं? जो हमारे यहाँ पे प्याज का जो स्टॉक था वो ख़त्म हो गया। वही प्याज 3 महीने पहले जो 50 पैसे किलो और 2 रुपये किलो बिक रही थी। मोहतरम बुजुर्गों, ये सब जो है ना, ये सब मैं आपको आज इसकी इनसाइड स्टोरी बताता हूँ। हमारे यहाँ पे क्या है ना, ये सब भेड़िए है, भेड़िए साले। ये भेड़िए जो है ना, ये लांडे बोलते हैं मराठी में उनको। ये लांडों की वजह से, ये जगह जगह पे ये जो लांडे है, ये भेड़िए, ये गरीबों का खून चूसने वाले। ये लोग क्या करते हैं, जिस टाइम पे 50 पैसे किलो और 2 रुपये किलो बिक रही थी, वो टाइम पर प्याज को स्टॉक करके रखा जाता है। मैं आपको बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे मुल्क के अंदर ऐसे बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज, मतलब गोडाउन, वो ऐसे ऐसे बड़े बड़े बन चुके हैं। ऐसे गोडाउन जो फ्रिज की तरह से होते हैं, उसके पूरे अंदर ठंडक होती है। आप अपना माल ले जाके वहाँ पे रख सकते हैं। उसका महीने में एक भाड़ा किराया देना पड़ता है। अब ये जो बिचौलिए है, ये भेड़िए जो है, ये लोग 10-10 मालगाड़ियाँ भरकर उसके अंदर स्टॉक रख देते हैं। इतने बड़े बड़े गोडाउन हैं, 10-10 मालगाड़ियों के बराबर का माल खरीदो, उठाओ माल पूरे मार्केट से, रखो ले जाके वहाँ पे। अब पूरे मार्केट का माल साफ़ करके जब इन्होंने ख़रीद लिए, मार्केट के अंदर तो तंगी होने ही वाली है, शॉर्टेज होने ही वाला है। अब वो शॉर्टेज जब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते रहता है, और एक वक्त ऐसा आता है जैसे अब वक्त आया, वही प्याज को, वही कांदे को उन लोगों ने 60 रुपये किलो के हिसाब से बेचना शुरू कर दिया है। गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं। रात में मैं इंटरव्यू देख रहा था, राम विलास पासवान साहब, मिनिस्टर है बोलते हैं वो गवर्नमेंट में। उनको टीवी रिपोर्टर पूछने लगा, सर ये कीमतें अचानक में 2 रुपये से 60 रुपये तक पहुंच गई। बोले हम क्या कर सकते, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर। अरे भाई, आप मिनिस्टर है, अगर आपका कंट्रोल नहीं है तो हमारे जैसा जो आम आदमी है वो क्या कंट्रोल कर सकता है? ये क्या है? ये एक्चुअली हमारे नीयतों के ख़राबी का नतीजा है। ये जो कीमतें हैं ना हमारे मुल्क में, कभी टमाटर 100 रुपये किलो पहुंच जाता है, तो कभी प्याज, और फिर वो टमाटे का रेट इतना नीचे आ जाता है। एक्चुअली ये जो बेचारा किसान है वो आज भी खुदकशी कर रहा है। महाराष्ट्र में एवरेज हर महीने 350 से 400 किसान खुदकशी करते हैं। उत्तर प्रदेश, गुजरात,
मुल्क के अलग अलग जो इलाके हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे किसान खुदकशी नहीं करते। क्यों? वो बेचारा अपना खून पसीना सब कुछ मिट्टी के अंदर मिला देता है, उसको कीमत नहीं मिलती। उसको 5 रुपये किलो मिलते हैं टमाटे के, और वही टमाटा बॉम्बे, पूना, दिल्ली ऐसे शहरों में जाकर 50 रुपये किलो बिक रहा है। तो बीच में के 45 रुपये कौन खा रहा है? ये क्या है? एक्चुअली सही सिस्टम नहीं होने की वजह से, सही गवर्नमेंट की पकड़ नहीं होने की वजह से ये नौबत पहुंच चुकी है कि हमारे जैसा गरीब आदमी वो भी पिस रहा है, और वो टमाटा और वो प्याज पैदा करने वाला जो किसान है, जिसने खून पसीना अपनी जान सब कुछ लगा दिया, वो भी पीस रहा है। फिर फ़ायदा कौन उठा रहा? ये बीच में के भड़वे, बीच में के लांडे, बीच में के जो भेड़िए हैं, ये फ़ायदा उठा रहे हैं। और इस्लाम के अंदर ये चीज़ हराम है, नाजायज़ है, ये इस तरीक़े से शॉर्टेज करना। हाँ, दूसरी जो चीज़ें हैं, जो शौक़ की चीज़ें हैं, आप उसको जो है ऊंची कीमत पे बेच सकते, कम में ख़रीद के, जैसे मोटरसाइकिल है, जैसे कार है, क्योंकि ये सब शौक़ की चीज़ें हैं। इन चीज़ों के अंदर लोग क्या करते हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, उनके पुराने कारों के, पुराने बाइक्स के कारोबार है, वो लोग पुरानी ख़रीदते हैं, फिर उसको मॉडिफाई करते हैं, उस पर पैसा लगाते हैं, उसके बाद उसको ऊंची कीमत में बेचते हैं। तो ये ज़रूरत की चीज़ नहीं है। कोई मोटरसाइकिल नहीं ख़रीदेगा अगर फैशनेबल, या फैशनेबल कार नहीं ख़रीदेगा, मरेगा नहीं, वो ज़िंदा ही रहेगा। लेकिन कोई अगर ये अशद ज़रूरत की चीज़, अनाज है और ये घर में पकाने में इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें हैं, ये ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें नहीं ख़रीदेगा, तो उसका असर ज़रूर उसके ज़िंदगी के ऊपर पड़ेगा। तो इस्लाम ने ज़रूरियात ज़िंदगी की ऐसी चीज़ों का स्टॉक करने से और उसको बाद में ऊंची कीमतों पर बेचने से मना फरमाया। ये हराम है, हमारी शरीयत में तो बिल्कुल जायज़ नहीं है। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हमारे मुल्क में जो हो रहा है, मैं आपको अब एग्ज़ाम्पल देता हूँ। दूसरे मुल्कों के अंदर गवर्नमेंट की कैसे पकड़ है। जैसे हमारे रामविलास पासवान साहब ने रात में कहा, हमारी इसके ऊपर कोई पकड़ नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं बताता हूँ, दूसरे मुल्कों में इस बेफिक्री के साथ में या इस तरीक़े से गैर ज़िम्मेदाराना तौर पे कोई लीडर, कोई मिनिस्टर जवाब नहीं दे सकता, बल्कि मुल्कों में पकड़ है। अभी जैसे पिछले साल मैंने मलेशिया का सफ़र किया। अभी मैं आपको बता दूं, मलेशिया वो मुल्क है कि ये चीज़ें वहाँ पैदा नहीं होती, ना वहाँ पे प्याज पैदा होती है, ना वहाँ पर टमाटर पैदा होता है। चूँकि वहाँ की जो ज़मीन है, उस ज़मीन में बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ें पैदा होती है। जैसे मिसाल के तौर पर वैनिला है, वो मलेशिया में पैदा होता है, वो फिर पूरी दुनिया में बेचते हैं, वो हज़ारों रुपये किलो के हिसाब से बिकता है। फिर वहाँ पे रबर पैदा होता है। फिर पाम ऑयल पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया और उसके बाद में मलेशिया के अंदर पैदा होता है। तो चूँकि वहाँ की जो ज़मीनें हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ें पैदा होती है, इसलिए वो लोग ये प्याज, ये टमाटर वगैरह में अपना टाइम बर्बाद नहीं करते। और वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ का मौसम वगैरह भी वैसा है, उसके अंदर ये चीज़ें नहीं निकलती। तो वो लोग ये तमाम चीज़ें दूसरे मुल्कों से मंगाते हैं, वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। उसके बावजूद अब मैं आपको बताऊं, वहाँ पर टमाटर की कीमत 1 रिंगिट, यानी अपने इंडिया के हिसाब से 15 या 16 रुपये किलो होंगी। यानी दूसरे मुल्क से मंगाकर भी वो अपने मुल्क में 15 से 16 रुपये किलो बेच रहे हैं, और हम अपने मुल्क में उगाकर भी 50 रुपये किलो से ख़रीद रहे हैं। हैरत की बात है ये क्यों होता है? ये एक्चुअली होता है हमारे बादशाहों, हमारे लीडरों के नीयतों की वजह से। जैसा बादशाह होगा, जैसे उसकी नीयतें होंगी, वैसे ही असरात अवाम के ऊपर पड़ेंगे। मैं आपको कुरान और हदीस से साबित करके बताता हूँ। सूरह नम्ल, उसका तीसरा रुकू, दूसरा और तीसरा रुकू, जिसमें बिल्किस और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा है, आप उसकी तफसीर देखो, आपको ये तमाम चीज़ें उसके अंदर मिलेंगी। अभी चूँकि मेरा टॉपिक कुछ और चल रहा है, मैं इंशाल्लाह फिर कभी एक आधे दिन उसकी तफसीर अलग से बयान करूँगा, इतवार के दिन। तो बादशाह के असरात अपनी रियाया पर ऐसे पड़ते हैं
उसकी एक मिसाल हयातुल हैवान के अंदर अल्लामा कमालुद्दीन दिमियरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है। मुझे याद है अच्छी तरह से, मैंने तकरीबन आज से 15-20 साल पहले पढ़ा था। वो किस जिल्द में पढ़ा था वो मुझे नहीं याद है, लेकिन मैंने हयातुल हैवान में ही पढ़ा था। ये मुझे 100% पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में याद है। एक बादशाह वो जंगल में शिकार खेलने के लिए गए अपने सिपाहियों के साथ में। अब रास्ता भटक गए, सिपाही दूसरी तरफ, बादशाह तीसरी तरफ। अब भटकते भटकते सामान भी रह गया। अब शिकार खेलने के लिए आदमी अपनी बादशाहती जो कपड़े होते हैं, लिबास होता है, वो पहन के तो जाता नहीं। तो ये हज़रत भी सीधे सादे कपड़ों में थे, शिकारी के कपड़ों में। अब वो जंगल में भूख प्यास बेहाल हो गए और भटकते 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 जब दूसरी तरफ निकले तो वहाँ पर एक अनार का बाग था, वहाँ पे पहुँच गए। वो जो किसान था, बागबानी कर रहा था अपने बाग के अंदर, उसने देखा एक आदमी शायद जंगल में भटक गया है और भटकते हुए यहाँ तक पहुँचा है। उसने देखा ये प्यास से भूख से बेहाल नज़र आ रहा है। फ़ौरन बेचारे ने एक अनार तोड़ा, उसके 2 टुकड़े किए और उसके पास में एक आला था जिसके ज़रिए से उसने आधे अनार का रस निकाला। तो वो पूरा क्या पूरा ग्लास जो था वो भर गया और बादशाह को उसने दिया, वो जो प्याला था जिसके अंदर रस निकाला गया। बादशाह ने जैसे ही वो पूरा प्याला भरकर पिया तो उसके बदन में एक नई जान आ गई, वो तरोताज़ा हो गया। उसके बाद बादशाह ने कहा मुझे और चाहिए। तो वो जो बचा हुआ आधा था, उस किसान ने उससे भी रस निकाला और उसमें भी फिर पूरा गिलास भर गया। एक अनार के अंदर वो प्याला या उस ज़माने में जो भी बर्तन होता होगा वो 2 मरतबा भरा और बादशाह ने सैराब होकर जो है उससे अनार का रस पिया और उसकी भूख प्यास दोनों भी दूर हो गई। अब बादशाह के दिल में ख़याल आया कि यार ये जो किसान लोग हैं ये बहुत कमा रहे। ये जब आधे अनार में पूरा प्याला भर गया तो पता नहीं ये अनार वालों की कमाई कितनी होती होंगी। हाँ, इनके ऊपर भी टैक्स लगाना पड़ेगा। उसके बाद बादशाह ने कहा यार एक और लो। वो गया, उसने एक और अनार तोड़ा। अब दूसरी मर्तबा में जो अनार तोड़ा था वो पूरा अनार निचोड़ दिया तो भी प्याला नहीं भरा। बादशाह ने कहा बोले यार पहले तुमने जो अनार तोड़ा था आधे अनार में ही प्याला भर गया था, अब की बार में पूरा तुमने तोड़ा है उसके बावजूद भी प्याला नहीं भर रहा है, मसला क्या है? अब देखो वो ज़माने के किसान वो भी अपने वक्त के वली कामिल हुआ करते थे। हमारे यहाँ का तो डेफिनेशन बदल गया हुआ है, जिसके ऊपर भी विलायत का थोड़ा सा खुमार और बुखार चढ़ जावे तो वह आपा जान के जैसा कोना और कोपचा पकड़ के बैठ जाता है। वो बेचारा खेत में जाना और इस तरह का काम करने का तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। खेत तो दूर, बाज़ार में जाने से उसको शर्म आती है भाजी तरकारी और ज़रूरियात की चीज़ें ख़रीदने में। वो अपने आप को अलग मखलूक समझ के आपा जान के जैसा होड़ लपेट के दुपट्टे गिपट्टे कोपचे में बैठा हुआ होता है। वो समझता है कि बस अब मेरा ही नंबर है गौसे पाक के बाद, नऊज़ बिल्लाह। लेकिन वो ज़माने के लोग वैसे नहीं, सादे सिंपल लोग हुआ करते थे। वो बादशाह, वो जो किसान था बेचारा, वो अपने वक्त का वली कामिल था लेकिन किसानी किया करता था। उसने कहा बादशाह सलामत, ऐसा महसूस होता है हमारे बादशाह की नीयत में खोट आ गया। पहले वाला अनार जब मैंने तोड़ कर दिया था उस वक्त तक बादशाह की नीयत अच्छी थी, इसलिए आधे अनार में पूरा प्याला भर गया और अब लगता है बादशाह की नीयत में खोट आया। उसके असरात हमारी रियाया पर भी, हमारे खेती बाड़ियों पर भी और हमारे चीज़ों पर भी पड़ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। बादशाह ने फ़ौरन तौबा इस्तिग़फ़ार किया और कहा है अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। उसके बाद फिर उसने और एक एक अनार तोड़ा, वापस से आधे अनार के अंदर प्याला भर गया। किसान ने कहा अब ऐसा महसूस होता है। बादशाह ने तौबा इस्तिग़फ़ार करके अपनी नीयत दुरुस्त कर ली, इसलिए दोबारा मखलूक पर भी, रियाया पर भी और खेती बाड़ी और चीज़ों पर भी उसके असरात मुरत्तब हो गए। ये होते हैं बादशाह और हुकूमत करने वालों के नीयतों के असरात। अब मैं आपको बताता हूँ हमारे यहाँ पे नीयतों का खोट। जब जीएसटी लागू किया गया तो ये जो गाड़ियाँ हैं इनके ऊपर पहले 25% टैक्स लगता था टोटल मिलाकर। जीएसटी लागू होने की वजह से अब इन पे 12% जब टैक्स आया तो तकरीबन इनका आधा टैक्स माफ़ हो गया, यानी आधा टैक्स कम हो गया।
बहुत सारे लोगों ने कारें ख़रीदी। मेरे एक दोस्त ने तकरीबन 11 लाख रुपये की कार ख़रीदा। तो मैंने उससे पूछा, मैं बोला यार तेरे को फ़ायदा कितना हुआ? बोले जीएसटी आने से और पुराने सारे टैक्स ख़त्म होने से मुझे तकरीबन 80 से 90 हज़ार रुपये का फ़ायदा हुआ। अब गवर्नमेंट ने देख लिया कि पब्लिक का फ़ायदा हो रहा है, तो देखो फ़ौरन नीयत में खोट आया। अरुण जेटली साहब हमारे वित्त मंत्री, उन्होंने नया कानून नाफिज किया कि बोले जो कारें हैं और जो व्हीकल है, जीएसटी कम होने की वजह से जो इनका टैक्स कम हो गया, इन पे सेज बढ़ा दिया जाए। फ़ौरन उसमें सेज बढ़ा दिया गया और वो बढ़ाने की वजह से वो जो नफ़ा ख़रीदार को मिल रहा था 10% का या 12% का, वो ख़त्म हो गया। गवर्नमेंट ने कहा क्यों हम तुम्हारे जेब में जाने देंगे। फ़ौरन खोट आ गया नीयतों के अंदर, क्यों फ़ायदा होने देंगे तुम्हारा। वो ये जो 80-90 हज़ार का एक आम शहरी का, एक आम गरीब इंसान का फ़ायदा हो रहा है, नहीं होने देंगे हम। सेज बढ़ाओ, बोले इसके ऊपर सेज बढ़ा के जो टैक्स था उसको कवर करो, बराबर करो, पहले इतना ही करो, फ़ायदा मत होने दो कस्टमर का। फ़ौरन उन्होंने उसके ऊपर सेज बढ़ा दिया और पुराना जो टैक्स था वो लेवल हो गया। यह है नीयतों का खोट, इसे कहते हैं। इसीलिए ये फाका कशी, ये हर सिग्नल पे 50-50 भिखारी, ये रेस्टोरेंट में खाना जाएंगे तो खाना खाने जाएंगे तो कोई कुर्ता खींच रहा है, कोई पैजामा खींच रहा है, कोई नाड़ा खींच रहा है, कोई आस्तीन खींच रहा है। क्यों इतने भिखारी, क्यों इतनी गरीबी, क्यों लोग भूख की वजह से मर रहे हैं? क्योंकि ऊपर बैठने वालों की नीयतें सही नहीं है, नीयतें दुरुस्त नहीं है, उसके असरात रियाया के ऊपर पड़ रहे हैं। खाने पीने की चीज़ों पे पहले 18% जीएसटी था। देखो हमारे यहाँ नीयतों में खोट देखो। अब जब बादशाहों की नीयतों में खोट, तो नीचे हम लोग भी भेड़िए बने हुए हैं, भेड़िए आपस में लड़ने में, कीमतें बढ़ाने में और इस तरीके से जो है लूटने में पब्लिक को। खाने पीने की चीज़ों पर पहले 12-18% जीएसटी था। यानी मैकडोनल्ड का एक बर्गर अगर समझो 100 रुपये का आता है तो उस पर 18 रुपये आपको टैक्स देना पड़ रहा था। अब जैसे ही गवर्नमेंट ने 5% जीएसटी कर दिया कि खाने पीने की चीज़ों पे 5% जीएसटी रहेगा रेस्टोरेंट वगैरह में, तो देखो नीचे वालों की नीयतों में खोट। सारे रेस्टोरेंट वालों ने, सारे होटल्स वालों ने, ये मैकडोनल्ड वालों ने, केएफसी वालों ने, सब ने, अब वो जो बर्गर आता था 118 में जो पड़ रहा था, उसके अंदर अब चूंकि टैक्स 18 की बजाय 5 देना है, तो 100 रुपये का बर्गर है और 5% टैक्स, अब उसकी कीमत हो गई 105 रुपये। तो ये लोगों ने उसकी कीमत बढ़ा दी बर्गर की। बोले अब बर्गर 113 रुपये का कर दो, तो फिर वो 5% जीएसटी मिला के बराबर पुराने रेट में हो जाएगा। इसी तरीके से और रेस्टोरेंट वालों ने, क्यों? नीयतों में खोट। नीयतों में खोट होने की वजह से ये बेबरकती, ये फाका कशी, ये परेशान हाली, इसीलिए मारा मारी चालू है हमारे यहाँ पर। और मलेशिया में जो मैंने कहा, वहाँ पे 15 रुपये किलो आराम से, इतनी सस्ती वहाँ पर हर चीज़। मुझे हैरत होती थी। मैं वहाँ पे जैसे ही मैंने प्लेन से लैंड किया तो फजर की नमाज का वक्त था। मैंने कहा यार यहाँ पे ब्रश और पेस्ट लेकर पहले वज़ू वगैरह करके नमाज़ पढ़ेंगे। माशाल्लाह बेहतरीन मस्जिद थी वहाँ पे बनी हुई एयरपोर्ट पे ही। और मैंने कहा नमाज़ वगैरह पढ़ के थोड़ा आराम करके बाद में निकलेंगे, क्योंकि मुझे लेने के लिए जो गाड़ी आने वाली थी, वो गाड़ी वाला ड्राइवर से भी मेरा कांटेक्ट नहीं हो रहा था। मैं निकला वहीं पर मस्जिद के बिल्कुल सामने ही एयरपोर्ट के अंदर एक बेहतरीन डिपार्टमेंटल स्टोर यानी सुपरमार्केट बना हुआ, वहाँ पर गया मैंने एक 200 ग्राम वाला पेस्ट लिया जो हमारे इंडिया में भी मिलता है। और मैं जब उसका बिलिंग करने के लिए गया, उसने कहा कि ये 3 रिंगिट का है, मतलब 2.80 रिंगिट, जो अपने इंडिया के हिसाब से मुझे लगता तकरीबन 45 रुपये या उससे कम होते होंगे। मैंने कहा भाई मैं इंडिया में भी यही ख़रीदता हूँ, अपने दिल में कहा ये इंडिया में 80 रुपये का है। यानी तकरीबन मैंने कहा कीमत के अंदर आधे को आधे का फ़र्क मुझे लगा था। मलेशिया में मैं आया हूँ तो यहाँ तो हर चीज़ महंगी होंगी। फिर मैंने बहुत सारी चीज़ों की तहकीकात की। जो लोग हमारे साथ में थे उनसे मैंने उनके पैकेज पूछे, सैलरी पैकेज। मुझे लगा मलेशिया में लोग काम करते हैं, खूब तनख्वाहें होती होंगी यहाँ पर। मुझे झटका लगा मुझे सुनकर कि हमारे इंडिया से भी कम पैकेजेस वहाँ पे लोगों के सुनने को मिले जो उनको सैलरी मिलती है। उन्होंने कहा कैसा है, हमारे मुल्क में खुशहाली है, हर चीज़ सस्ती है,
कोई चीज़ ऐसी महंगी नहीं है जिसकी वजह से हमको बोझ नहीं, सुकून ही सुकून, क्योंकि हमारे बादशाह की नीयत साफ़ है, नीयत सही है। हमारा बादशाह ये चाहता है मैं मखलूक को, रियाया को कैसे फ़ायदा पहुंचाऊं। अब तुम्हारे यहाँ पे बादशाह ही जब अगर ये चाहता होगा कि मैं कैसा लूटूं अलग अलग टैक्सों के ज़रिए से, तो उसके असरात हर चीज़ पे पड़े हुए हैं। इसीलिए कीमत कभी 2 रुपये किलो तो कभी 50 रुपये किलो हो जाती है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नीयतों को दुरुस्त रखो, नीयतों को। ये हमारी नीयतें जो है ना, इसके असरात हमारे कारोबार पर, हमारी चीज़ों पर, हर चीज़ पे पड़ती है। इसीलिए अल्लाह से दुआ करूँगा अल्लाह तबारक व ताला ये समझ अता फरमाए। मैंने क्या बोला हूँ इसको 3-4 बार सुनो तो अल्लाह आपको समझा देगा कि कैसे असरात हमारी सोच, हमारी नीयतों के हमारे कारोबार पर, हमारी आमदनी पर और हमारे घर की तमाम ज़रूरियात पर पड़ते हैं। अल्लाह ताला मुझे आपको समझ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।